दोस्तों आज है वैष्णो देवी यात्रा का लास्ट दिन घूमने का, जिसमें पहले दिन हमने शिवखोड़ी की दर्शन आपके साथ शेयर करे। फिर वैष्णो माता के आज जाएंगे स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग। इसके साथ ही एक कोल कंडोली टेम्पल है जो बहुत ही अद्भुत है, आपने नहीं देखा होगा, ज़्यादा इसके बारे में ना सुना होगा। और साथ में एक कुलदेवी का मंदिर। तो चलो फटाफट से आज की यात्रा शुरू करते हैं। कल रात को काफ़ी देर तक, इनफैक्ट सुबह 4-4 बजे तक सारे जो हमारे बस के साथी थे वो लोग आए हैं। तो इसलिए आज का दिन जो है कटरा में ही है, ताकि जिससे शॉपिंग वगैरह करनी हो वो थोड़ा कर लें। और दोपहर बाद तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे आगे के रास्ते के लिए। तो यहाँ हम जो कटरा का लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। जो भी चीज़ें यहाँ पर थी ऐसी कि जो यहाँ की स्पेशलिटी है उनको देख रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें मैं पिछली बार जब आई थी शॉपिंग करके ले गई थी, बच्चों को एक बजट दे दिया था कि इतने में तुम्हें शॉपिंग करनी है। और इन्होंने ज़्यादातर 90% कहना चाहिए ब्रेसलेट्स वगैरह या की चेन्स ही खरीदी। अब यहाँ बस चलने से पहले जो त्रिकूट पर्वत दिखाई देता है, आखिरी बार मेरे लिए ये क्षण जो है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है। जब तक ये पर्वत दिखाई देता रहता है मैं बस में से भी घूम घूम के देखती रहती हूँ। फिर मैंने जाने से पहले जब बस स्टार्ट होने वाली थी तो एक आखिरी क्लिपिंग बनाई। गुड बाय वाली फीलिंग आती है इस टाइम पे। और फिर हम निकल पड़े आगे के लिए। तो अभी हम जम्मू जाएंगे कटरा से वापस, और जम्मू में एक दो मंदिर हैं, जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन शाम हो चली है, अभी लगभग कुछ ही देर बाद दिन छिप जाएगा। मैं कर रही थी यहाँ पर फ़ोन का काम, और डेटा ऑन रहे इसके लिए जो वहाँ पर यात्री सिम मिलते हैं, एक तो ऐसा मिलता है कि किराए की तरीके से मिलेगा, आपको वो वापस करके आना होगा, आईडी आपकी जमा हो जाती है, वो सस्ता मिलता है। लेकिन अगर अनलिमिटेड डेटा वाला चाहिए तो 450 रुपये का हमें मिला था वो सिम, उसमें 5G का अनलिमिटेड डेटा था। तो आप वीडियो कॉल या थोड़ी बहुत अगर अपलोडिंग भी मैं करना चाहूँ तो कर सकती थी, या फिर कुछ भी और अगर काम है, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ ही काम है मेरा भी और हस्बैंड का भी। तो हम लोगों ने वो 450 वाला सिम लिया था। तो थोड़ा मैंने फ़ोन में काम कर लिया इस टाइम पे, जो कुछ एक दो चीज़ें ज़रूरी करनी थी, बाकी एडिटिंग तो घर जाके ही होगी। फिर जब तक रोशनी रही मैंने खिड़की का पर्दा ऑन रखा और मैं रास्ते को निहारती हुई आई, क्योंकि जब तक त्रिकूट पर्वत नज़र आता है ना जहाँ से, और जितनी देर हम चढ़ाई करते हैं, केवल पिंडी के दर्शन करना ही माता रानी का साक्षात्कार नहीं लगता। मुझे वो समूचा पहाड़ ही ऐसा लगता है जैसे माता रानी की गोद में हम खेल रहे हों, उनके ऊपर नीचे हम चढ़ रहे उतर रहे हैं बच्चों की तरह। और वो फ़ील आता है कि हम उनके साथ ही हैं। और जब वो पर्वत दिखना बंद हो जाता है ना तो असली गुड बाय वाली फीलिंग आती है, जिससे हर बार ही मेरा मन भारी हो जाता है। फिर दिन छिपे हम लोग पहुँचे कोल कंडोली टेम्पल। अब ये मैंने पहली बार देखा, मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट वहाँ जाके मैंने फिर पंडित जी से इस मंदिर की कथा सुनी। तो जब हमने गेट देखा, नाम पढ़ा, तो यहाँ पर जो वैष्णो माता के यहाँ सीरीज़ में है ना, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ और काली माँ, उन्हीं की मूर्ति उसी सीरीज़ में है। तो मंदिर गए, फिर पूछा कि हम यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़ी नथ रहती है ना, उस तरीके की नथ पहने हुई माता की मूर्ति है, पिंडी स्वरूप में ही है। और जितने भी यहाँ पर भगवान जी की प्रतिमाएं थी, इतना अद्भुत स्वरूप था उनका कि देखने लायक। और इस मंदिर में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देख के भाई मन इतना खुश हो गया कि अच्छा हुआ हम यहाँ आए, वरना हमें कोई खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं। उन्होंने बोला था जिया जी ने कि मंदिर जो है जम्मू में दो एक पड़ेंगे, वो हम दर्शन करते जाएंगे। मेरे बच्चे तब से आवाज़ लगा रहे थे कि मम्मी आपके फेवरेट भगवान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं जब इन्हें देखा ना, इतनी प्यारी प्रतिमा भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की मैंने आज तक नहीं देखी। शेषनाग की डिटेलिंग, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, और जिस तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर था। इनकी मैं अलग से एक फ़ोटो खींच के लाई हूँ अपने स्क्रीन सेवर के तौर पे रखने के लिए। और दूसरी एक मैजिकल चीज़, ये शिला, इस शिला का निर्माण माता वैष्णो देवी ने अपने हाथों से किया था जब वो 12 साल बाद इस मंदिर को छोड़ के भवन की तरफ गई हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना, उसने मेरा यात्रा का बोझ हल्का कर दिया। इसमें यहाँ पर दो जगह साफ साफ लिखा था कि अगर वैष्णो देवी यात्रा में कोई स्थान छूट जाता है किसी भी कारणवश, तो आप अगर इस शिला के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और यकीन मानो, जो भैरव बाबा के दर्शन हमने नहीं किए ट्रॉली की वजह से, वो बोझ यहाँ पर आकर बिल्कुल हल्का हो गया। ये वट वृक्ष था, अमर वट वृक्ष, इस पर झूले टंगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर माता रानी अपने बाल स्वरूप में, वैष्णो माता का ये मंदिर है जब वो बाल स्वरूप में थी, तो यहाँ पर वो झूला झूलती थी। तो आज भी यहाँ पालना लगा हुआ है, उसमें डोरी बंधी हुई है, रस्सी, उस पर चुन्नियाँ बंधी हुई हैं मन्नत की, और भक्त आज भी उनको झुलाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा मैंने कभी ना देखा
ना सुना, ना एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ऐसा भी कोई मंदिर होगा। जब पंडित जी ने इस बारे में बताया और मैंने ये सब चीज़ें देखी, मज़ा आ गया। बहुत ही प्रसन्न मन के साथ फिर हम यहाँ से निकले हैं। बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे ये सारी चीज़ें देख के। पेड़ था वहाँ पर अमर वट वृक्ष, जिसके नीचे बैठ के माता रानी ने बचपन में वहाँ तपस्या करी है। उसको देख पाना, छू पाना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और जब हम बस में बैठे हैं तो बस चलने से पहले वो जो हाथ में सामान लेके बेचते रहते हैं ना, एक बूढ़ा सा आदमी था, मुझे उस पे थोड़ा दया भी आई कि क्या ही कमा लेता होगा पूरे दिन में, इस तरीके की मेरी दिमाग में ख़्याल आए। मैंने उससे मंत्र की मशीन खरीद ली और तो मुझे कुछ काम का नज़र नहीं आया। तो इसमें आप मंत्र पढ़ते जाओ, काउंटिंग करते जाओ, दिन के कितने कर रहे हो या फिर जो भी आपको कंप्लीट करना है, देन यू कैन रीसेट, वो वाली चीज़ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं मंत्र करती रही क्योंकि अभी रात हो रही थी, लेकिन जग ही रहे थे, लगभग सारी बस सो रही थी। फिर ये दूसरा मंदिर था, यहाँ पर ये चीची माता मंदिर है। अब ये क्या है, ये यहाँ की जो सांबा गाँव था शायद, वहाँ की कुलदेवी हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे यूपी में ज़्यादातर लोग गुड़गाँव नहीं जाते, उस तरीके का ये समझिए कुलदेवी का मंदिर है। जिन लोगों के परिवार में चली आ रही होगी इस मंदिर को आके पूजने की, शादी ब्याह में या जब भी होता होगा, जैसे पूजा होती है, जैसे गुड़गाँव में बच्चे होते हैं, शादी होती है तब आते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर इसके मंदिर की मान्यता है। और जब मैंने पंडित जी से कहानी पूछी कि इनकी माता रानी की क्या कहानी है, तो फिर उन्होंने बताया कि कहानी आगे 2 कमरों में चित्रों के रूप में लगी हुई है, आप पढ़ लो। तो ये यहाँ की कुलदेवी हैं। इस गाँव में एक छोटी सी कन्या जो देवी जो हैं उनका जन्म हुआ था, और जब वो मरी हैं तो मरते समय उन्होंने नदी में मरने के बाद भी एक कन की उंगली दिखाई, इसलिए इनका नाम चीची देवी पड़ा। चीची उंगली दिखाई थी इसलिए। और इनके पिता इनकी मृत्यु से इतने क्षुब्ध हुए थे कि उनके साथ ही चिता में बैठ गए थे, और उन्होंने गांव वालों को श्राप दिया था गुस्से में ये कि मेरी बेटी का कुलदेवी के रूप में पूजन होगा, और तभी से इस गांव के सारे लोग इनको कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब वापस बस में बैठ गए थे, और अब हमें रात का खाना बनाना है, जहाँ पर हलवाई बैठेगा और एक मंदिर है वहीं पर खाना बनेगा, और वहीं पर एक बड़े हॉल में हम लोगों का स्टे है, क्योंकि कुछ घंटे ही बचे हैं, सुबह हमें जल्दी निकलना है। सब ने अपने अपने गद्दे डाले, जो कंबल हम साथ ले गए थे वो लपेटे और सोने की तैयारी करी, जो इसको जितनी नींद आ पाई। उसके बाद सुबह जल्दी से उठ के सब लोग अंधेरे ही निकल गए थे। मंदिर बहुत सुंदर था लेकिन शूट नहीं किया। फिर हम निकले स्वर्ण मंदिर के लिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी बस जो छोड़ेगी वो हमें एक गुरुद्वारे पर छोड़ेगी, जहाँ पर बस का स्टैंड भी है, और वहाँ से फिर हमें लेना होगा एक ऑटो। तो यहाँ हम बस से उतर गए हैं और चल पड़े हैं ऑटो से स्वर्ण मंदिर के लिए। इसने यहाँ से गुरुद्वारे से यहाँ तक के स्वर्ण मंदिर तक के 20 रुपये सवारी ली थी सबके, मतलब फ्लैट था यहीं पर। और जहाँ पर ये उतारेगा उसके सामने ये लाल सा गेट है, इसके अंदर सीधे जाएंगे तो स्वर्ण मंदिर की तरफ जाएंगे, और एक चौराहा सा है, उसके लेफ्ट में जलियांवाला बाग है। तो हमारे पास जो टाइम था वो लगभग था 1.5 घंटे का, उसमें हमें आना जाना और घूमना सब करना था। वापस बस में लौटना था 12:30 पौने 1 तक। तो चौक पर ये इस तरीके की स्टैचू बना हुआ है, शायद ये जलियांवाला बाग का ही मुझे द्योतक सा लगा। वहाँ पर हमने एक फ़ोटो खिंचवाई। यहाँ सिर पर बांधने के लिए ये गोल्डन टेम्पल के हमने ये लिए, जो सिर पे बांधते हैं रुमाल। और उसके बाद फिर हम अंदर एंट्री कर गए अपने शूज़ वगैरह जमा करके। देन पहली बार ही आई हूँ मैं भी यहाँ पर। फिर हमने अमृत सरोवर कहते हैं ये जो पीछे तालाब दिख रहा है मंदिर के चारों ओर का, इसके चारों तरफ पूरी परिक्रमा करी, और बीच बीच में जहाँ पर अलाउड था पूछ के फ़ोटो खींची। फिर ये गोल्डन फिश वाला हिस्सा आया जो बहुत ही सुंदर था। इसमें तालाब में बड़ी बड़ी सी मछलियाँ हो रही थी, और एक ही कोने में थी, ये पूरे में नहीं थी। तो यहाँ बहुत ही सुंदर सा मैंने एक वीडियो बनाया, इसकी रील भी क्रिएट करी है। और फिर वहाँ से दर्शन करके वहाँ का पानी वगैरह प्रसाद का लेके फिर हम पहुँच गए जलियांवाला बाग, जो उससे बिल्कुल पास ही था। अब जलियांवाला बाग ना, ये मतलब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे अंदर क्या होगा, लेकिन सच में अगर आओ तो इसको देखे बिना कभी मत जाना। इतनी वैसी सी फीलिंग है, क्या कहो कि दुख की, या वो कि बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ रियल में जो हुई है ना, और जब आप उसको देखते हो, उसके सबूत देखते हो। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग में त्रासदी हुई थी उसकी घटना को दर्शाने के लिए अलग अलग स्वरूपों में कहीं पे मूवी चल रही है। इस दीवार पर 3D में पत्थर पर नक्काशी करके वो चीज़ उकेरी गई है। अगले कमरे में ये जो दीवार है जिस पर गोलियों के निशान आज भी हैं, अभी आप आगे देखोगे, उस दीवार को मॉडल बनाया गया, उस पे मूवी चल रही है उस तरीके की। उस दिन जो भी हुआ था उस सब का डिटेलिंग। ये शहीदी कुआं
जिसमें कूद के लोगों ने, गोली से बचने के लिए लोगों ने इसमें छलांगे मारी थी। इसको पूरा सील किया हुआ है, इसको शहीदी कुआं कहते हैं। ये है, और ये दीवार जहाँ पर लोग बचने के लिए भाग रहे थे और गोलियां लगी हुई हैं, ये वाइट वाले बॉक्स में गोलियों के निशान को हाईलाइट करके दिखाया हुआ, और ये स्मारक। तो यहाँ घूमने से ना देखो, खुशी से ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग थी सच में। देख के बहुत ही लग रहा था, और बच्चों को मैं बताती जा रही थी सारी चीज़ें। और अभी इस पे रिसेंटली जो मूवी आई है, मैंने उनको बोला कि घर जाके ना वो देखना, उन चीज़ों को जो टीवी पे देखा है उसको रियल में देखना। एक अलग लेवल का ही एक्सपीरियंस था, जिसको शायद शब्दों में मैं बयान भी नहीं कर पा रही। इसको पूरे पार्क को हम लोगों ने घूमा, सारे स्मारक देखे, और तेज़ चल रहे थे। उसके बाद हमें निकलना था वाघा बॉर्डर। अब वहाँ से आके हम लोग बस में बैठे हैं, और शायद चाउमीन बनी थी थोड़ी सी, वो बनाई थी हलवाई ने, तो वो हमने खाई है। आधा एक घंटे का समझिए वहाँ पे ब्रेक हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वाघा बॉर्डर के लिए। तो वाघा बॉर्डर के लिए भी एक जगह बस खड़ी हो गई थी। उसके बाद आप रिक्शा ले सकते हो, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस है 5-10 मिनट का, अगर आप चल सकते हो तो चले जाओ। और फिर वहाँ जाके लग रही थी लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड अगर आप अपना लाएं तो ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा रहेगा। फ़ोन में हो या कहीं और आईडी की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद फिर अंदर पहुंच जाएंगे। अंदर पहुंचने के बाद एक लंबा सा रास्ता है जो बेहद सुंदर है, क्योंकि उसकी सजावट, उसकी सफाई, और ये सामने बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज, जिसको देखते देखते उस रास्ते पर चलने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेन बिल्डिंग है जो आपको इंटरनेट पे भी दिखेगी, और आई लव इंडिया का यहाँ पर बोर्ड, एक हवाई जहाज खड़ा हुआ है, बहुत ही मतलब। और यहाँ पर ना अंदर घुसते ही देशभक्ति के गाने इतनी तेज़ आवाज़ में चल रहे थे कि एकदम वाइब्स चेंज हो जाती हैं। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पे स्कूलों में रहता है ना, बच्चे बिल्कुल ओत-प्रोत रहते हैं उस चीज़ से। तो वो तो हम उनके लिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं, उन्हें गाने सुनाते हैं, उन्हें वीडियोस दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइव हमारे सेना के लोग जो कर रहे थे, और हमारे देश के जो नागरिक उनके साथ ज्वाइन हो रहे थे। सबसे पहले ना, जिस टाइम हम पहुँचे हैं 5 बजे करीब, तो जो बीच में उन लोगों को बुलाया कि जो भी डांस करने के इच्छुक हैं, देशभक्ति गाने चल रहे थे बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और उसमें वो बीच में जाके आप डांस कर सकते हो। और यहाँ पर ये फ्लैग, हमें तो बस में से उतरते ही उसने हाथ पे बना दिया था 10 रुपये का एक फ्लैग बनाना। और आगे जैसे जाते रहे ना, तो 10 रुपये के 2 भी बना रहे थे, गाल पे भी बनवा रहे थे लोग। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता, जो हो गया ठीक है। सबसे पहले जो है महिला जो सैनिक थे, उनकी टोलियों ने प्रदर्शन करा, और इस टाइम पे ना सारे बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं, इसलिए आवाज़ बंद है। अभी जब आवाज़ के साथ की क्लिपिंग देखोगे ना, तब देखना। आसमान में ये डूबता हुआ सूरज, टीवी पर स्क्रीन पर जो चल रहा था, वो अगर आप आगे से देखना चाहो कैसा लग रहा है, तो वो साथ में हमें बराबर जोश दिलाने के लिए में जो सिपाही इशारे कर रहे हैं ना, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक।
सामने पाकिस्तान का हिस्सा है, इनका स्टेडियम आधा भी नहीं भरा था, मतलब 20% ही दिख रहा था यहाँ से, और हमारे यहाँ पे खचाखच भरा हुआ था। इवन ऊपर बैठने का स्पेस था, वहाँ तक लोग थे। और इतना मतलब ऐसा माहौल था यार वहाँ पर कि हर आदमी कहना चाहिए भारत का सिपाही बन जाए, इतना ज़्यादा जोश, इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट था, देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि मैंने आज तक ऐसा कभी फ़ील नहीं किया। और फाइनली जब झंडे जो हैं वो दोनों साइड के उतार लिए गए, उसके बाद उनको लेके सिपाही चले गए और यहाँ पर ये सेरेमनी ख़त्म हुई। फिर हम लोग बाहर आए और उसके बाद ये समझिए हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। अब यहाँ से निपट के फिर हम सीधे अब जो बस में बैठेंगे, उसके बाद बस में बैठने से पहले ही हलवाई ने खाना रेडी कर लिया होगा, खाना खाया हम लोगों ने और फिर हम बस में बैठ के, हम तो उतरे नहीं बीच में कहीं भी, सीधे मेरठ आके उतरे हैं। पूरी ये 4-5 दिन की जो ट्रिप थी, ढेर सारी हमने चीज़ें घूमी, सब आपके साथ शेयर करा। आई होप आपको भी दर्शन के अनुभव हुए होंगे। काफ़ी कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता भी चल रहा है कि सब लोग यही लिखते हैं, दीदी लगता है जैसे हम आपके साथ ही घूम रहे हो। जब ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ तो लगता है मेरी इतनी भागा दौड़ी में भी क्लिप बनाने की और एडिटिंग करने की मेहनत जो है वो वसूल हो गई। यही मेरा टारगेट होता है कि जो नहीं भी गए हैं उनको भी वो फ़ील आ जाए जैसे वो उन्होंने जगह देख ली है। अब हम घर आए हैं, अखबार ढेर लगे हुए हैं 4-5 दिन के, लेकिन परसों रात से ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से घर पहुंच जाएं, क्योंकि इतनी देर जब अपने घर से बाहर रहो ना, कंफर्ट लेवल वो तो मिलता नहीं जो घर वाला है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बस घर पहुँचें। अब 7-19 हो रहे हैं, देखो 31 दिसंबर को सुबह हम 7:15 के करीब मतलब घर आ गए थे। अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं सोने, मेरे बच्चे भी तुरंत कंबल लेकर लेट गए थे। सबको सोना था क्योंकि रात बस में निकली है नींद। अच्छा, मैं बस में भी ज़्यादा नहीं सोई थी, मैं अपना काम कर रही थी एडिटिंग का या मंत्र जाप कर रही थी। और अब मैंने आके पहले मैंने नहाया गीज़र चला के सबसे पहले, उसके बाद झाड़ू फिराई पूरे घर में और फिर मैंने पूजा करी। अगर मेरा इरादा था कि मैं कन्या भी आज ही कर दूं, लेकिन मैंने देखा सूजी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, हलवे के लिए सूजी ही नहीं थी। तो फिर मेरे हस्बैंड अब सोए हुए हैं तो मैंने उन्हें तो उठाया नहीं, फिर ये लगा कि मैं बाकी का काम समेट लेती हूँ। वैसे भी यहाँ मेरठ में इतनी ठंड थी कि कोहरा बिल्कुल ज़मीन तक आ रहा था, तो इतनी सुबह वैसे भी बच्चों को कोई रेडी करेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं अगर सामान मंगा देंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड सो के बहुत ही देर में दोपहर बाद ही उठे। मैंने अपने कपड़े वपड़े इतने धो लिए, जितने भी लॉन्ड्री के बैग थे वो सारे मैंने अपना अनपैकिंग कर ली, और जो धोने वाले कपड़े थे 2 लोड लगे, मैंने सारे धो के डाल दिए, हाथ वाले भी, मशीन वाले भी, वूलन वाले भी, जो सारे थे वो सब धुल गए हैं। और एक आखिर काम बचता था फिर कन्या के अलावा, जहाँ जहाँ मुझे प्रसाद देना है वो मैं थैली बना के रख दूँ, तो मैंने जिप लॉक में पैकेट्स भी प्रसाद के बना दिए। और अगले दिन फिर मैंने कन्या जमाई है, जैसे भी हुआ वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए चैनल पर। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।